वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का यहाँ टॉपिक है हीमोस्टेसिस एंड कोगुलेशन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू द पर्सन हु आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं सही टाइम पे आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं हीमोस्टेसिस एंड कोगुलेशन की। हीमोस्टेसिस एंड कोगुलेशन बोथ आर द प्रोसेस ऑफ द ब्लड, राइट। ब्लड के अंदर ही ये एबिलिटी होती है कि वो कोगुलेट कर सकता है। यहाँ पे हीम हीम का मतलब होता है ब्लड, बिकॉज हीम इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द आरबीसीज, ओके। हीम का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप करना या उसको स्टेबल करके रखना। अब ब्लड को यदि स्टेबल करना है तो कहाँ करोगे? दैट इज़ इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है उस ब्लड वेसल से बाहर नहीं आना चाहिए, ओके। इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लड को स्टॉप करना है, बाहर आने से रोकना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हीमोस्टेसिस, राइट। रिमेंबर इट इज़ नॉट होमियोस्टेसिस, ओके। दोनों में डिफरेंस है, हीमोस्टेसिस एंड होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस जिसमें बॉडी की ऑल कंडीशंस को मेंटेन रखा जाता है, चाहे वो पीएच की बात करें, चाहे वो हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, ऑल द कंडीशंस, ओके, वो कहलाता है होमियोस्टेसिस। पूरे होम को स्टेसिस करके रखना है, मतलब होम को स्टेबल करके रखना है। और होम जो होता है हमारा घर है, ओके। सो it is a process which include the stopping of flow of blood out of the capillary, right। अब हीमोस्टेसिस की कुछ मेथड्स हैं, कैसे कैसे आप हीमोस्टेसिस कर सकते हैं। तो दो तरह के मेथड है, प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी जो होता है ये है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी है कोगुलेशन, जिसमें कि तीन पाथवे आते हैं, एक्सटेंसिव पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन कि प्राइमरी के अंदर जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड जो प्लेटलेट प्लग्स आ रहा है इसके मीनिंग क्या होते हैं। तो गैस, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होना, ओके। कोई ब्लड वेसल्स हैं, यदि आप उसको स्क्विज कर दोगे, जैसा आप यहाँ पे राइट साइड डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ से जो ये ब्लड वेसल्स है ये स्क्विज हो चुकी है, ओके। जिसकी वजह से यहाँ पर जो आरबीसीज है आके यहाँ पे एक एग्रीगेशन हो गया है और कम आरबीसीज यहाँ से बाहर जा रही है, ओके। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपके जब फिंगर्स में मान लीजिए कहीं से कट लग जाता है तो आप क्या करते हो, फिंगर को यहाँ पे प्रेस कर लेते हो, ठीक है। तो प्रेस करने के कुछ टाइम बाद यहाँ से जो ब्लड है वो उतनी तेज़ी से नहीं निकलता है, ओके। ये निकलता भी है, बहुत धीरे धीरे निकलता है या बंद हो जाता है, ओके। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ प्रेस करने से यहाँ जो वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, वो उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। मतलब यहाँ वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो यहाँ पे स्लो हो जाता है, राइट। तो साइट ऑफ इंजरी पे ब्लड फ्लो कम होता है या रुकता है, ओके, ड्यू टू ऑफ द वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। प्लग में यहाँ पे देखिए, ये सपोज़ ये वेसल्स के अंदर कहीं पे वुंड था, ओके, या कहीं चोट लगी है जहाँ से ब्लड जो है बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होती हैं, राइट, ये प्लेटलेट यहाँ पे आके एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाती है विद द आरबीसीज, ओके। तो जैसे जैसे यहाँ प्लेटलेट का प्लग बनना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे यहाँ से ब्लड का फ्लो भी बंद हो जाता है, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड द प्लेटलेट प्लग। तो बोथ आर द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब बात हम करेंगे यहाँ पे सेकेंड हीमोस्टेसिस की। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो होता है ये तीन तरह का होता है, एक्सटेंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। एक्सटेंसिक पाथवे मतलब कुछ स्टिमुलस जो है वो बाहर से मिला हुआ है, राइट। मतलब यदि कि ट्रॉमा बाहर से हुआ है, एक्सटर्नल ट्रॉमा जिसको हम कहते हैं, राइट, बाहर से कोई इंजरी हुई है आपको, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिक पाथवे। और ये जो पाथवे होता है ये क्विकर होता है एज़ कम्पेयर टू द इंट्रिंसिक पाथवे। कैसे होता है हम अभी आगे स्टेज में देखने वाले हैं। एंड इट इन्वॉल्व द फैक्टर नंबर 7, ओके। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे इसमें इंटरनल ही कहीं पर इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, ओके। ये जो पाथवे होता है ये स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू एक्सटेंसिक पाथवे, क्योंकि इसके अंदर कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, राइट। जैसे इसके अंदर यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, 11, 9 और 8 है। फिर आता है कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे मतलब दोनों को मिक्सअप करके हम जो पाथवे की बात करते हैं दैट इज़ द कॉमन पाथवे। और इस कॉमन पाथवे में फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड टेंथ, ओके। और ये जो रिमेनिंग यहाँ पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में है ये सभी आएंगे, ओके।
तो चलिए हम वन बाय वन यहाँ बात कर लेते हैं कि जो पाथवेज हैं, तो पाथवे को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर हमें पता होने चाहिए। ओके, तो हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर। अभी यदि क्लॉटिंग फैक्टर की यदि बात करें तो यहाँ पे 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, फैक्टर नंबर 1। अच्छा, ये सब बताने से पहले यहाँ पे आप देखिए कि जो इसकी नंबरिंग है 4, 5 और डायरेक्टली यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 नंबर का नहीं है। ठीक है, पहले हुआ करता था बट इसको बाद में हटा दिया गया। तो अब यहाँ पे 4, 5 और डायरेक्टली 7 है, राइट। तो हम बात करेंगे फर्स्ट की, जिसको हम कहते हैं फैक्टर 1। फैक्टर 1 का नाम होता है फाइब्रिनोजन। फैक्टर 2, इट इज़ अ प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3, इट इज़ अ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर। फैक्टर 4, it is a calcium. Factor 5, it is a labile factor. Factor number 7, stable factor. Factor number 8, anti-hemophilic factor A. Factor number 9, Christmas factor. Factor number 10, Stewart factor. 11, plasma thromboplastin. 12 होता है Hegman factor और 13 होता है fibrin stabilizing factor. Okay, तो these factors are responsible for the clotting of the blood at the site of injury. Okay, इसलिए ये फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट है। ये फैक्टर्स इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक दोनों पाथवे में हेल्पफुल रहते हैं। इसी की वजह से आगे क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। मतलब कि यहाँ से जो फैक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, राइट। तब जाके लास्ट में यहाँ पे क्लॉटिंग फॉर्मेशन होता है, राइट गाइज। इन फैक्टर को याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसे याद कर पा रहे हो डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बट इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बनाया हुआ है। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। ओके, सो फैक्टर नंबर 1, इसको मैं कहता हूँ फाइबर, बिकॉज फाइबर से रिलेटेड है। तो पहले हम ट्रिक्स देख लेते हैं। फाइबर पर टिश्यू के लेवल को स्टेबल करके आंटी ने क्रिसमस स्टार्ट किया और बोली प्लीज़ हैव फन, राइट। तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस है, फाइबर पर टिश्यू के लेवल को स्टेबल करके आंटी क्रिसमस स्टार्ट की और बोली प्लीज़ हैव फन। तो फाइबर दैट इज़ द फाइब्रिनोजन फर्स्ट पर है। पर का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर नंबर 3 जिसमें यहाँ लिखा है टिश्यू, दैट इज़ द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का मतलब होता है कैल्शियम। लेबल जो 5th फैक्टर है आपका, दैट इज़ लेबाइल फैक्टर। 7th नंबर स्टेबल, that is stable factor. 8th number, that is anti-hemophilic. 9th number Christmas factor. 10th number start मतलब Stewart factor. 11th number please मतलब plasma thermoplastin. have 12th number है have, that is Hegman factor. और लास्ट है फन, दैट इज़ अ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो गाइज आपको इजीली याद हो जाएगा इस ट्रिक के थ्रू। हम बात कर लेते हैं अब कॉमन पाथवेज के ऊपर, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक पाथवे के ऊपर। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको रोमन लैंग्वेज में ही लिखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की, फिर बात करेंगे एक्सटेंसिक पाथवे की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे की। इसमें देखिए जैसे इंजरी होती है वैसे ही 12th नंबर का जो फैक्टर होता है वो एक्टिवेट होता है। ओके, फिर 12th नंबर का जो फैक्टर होता है जो एक्टिवेटेड कंडीशन में है वो 11th नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट करता है। 11th वाला जो होता है ये 9th नंबर को एक्टिवेट करता है। 9th वाला जो होता है ये 10th वाले को एक्टिवेट करता है। और ये जो 9th एक्टिवेट से जो 10th का इक्वेशन है, राइट, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे 8th नंबर जो है ये 8th एक्टिवेट में कन्वर्ट हो रहा है और कैल्शियम। तो 8th और कैल्शियम की प्रेजेंस में 9th वाला जो है ये क्या कर रहा है, 10th को 10th ए में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब 10th को एक्टिवेट कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि 9th, 8th और 4th ये सब मिलके यहाँ क्या कर रहे हैं, 10th को एक्टिवेट कर रहे हैं। 10th एक्टिवेट जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन जो टिश्यू फैक्टर सेकेंड होता है इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ये एक्टिवेटेड इसका फॉर्म होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन अब यहाँ थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। यहाँ भी कैल्शियम यहाँ पे हेल्पफुल होता है। अब थ्रोम्बिन जो होता है यही फाइब्रिनोजन जो कि फर्स्ट है इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ये फाइब्रिन फिर क्रॉस लिंकिंग करता है और आरबीसी प्लेटेट आके यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और इस तरह से क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, राइट।
तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर जो फर्स्ट है, जो कि एक्टिवेटेड कंडीशन में है, इसको यहाँ हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13। ओके, तो 13 वैसे भी सबसे लास्ट में आता है, तो यहाँ भी सबसे लास्ट में ही है। ओके, तो ये है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे की यदि हम बात करें तो हमने उसमें देखा था कि इसमें 7th आता है, तो यहाँ पे 7th जो होता है वो एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद पूरा प्रोसेस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसी इंट्रिंसिक पाथवे की तरफ। ये बात की तो यहाँ पूरा पाथवे क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है, यहाँ तक है इंट्रिंसिक और यहाँ तक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ओके गाइज, चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे हम याद कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये 12th 11th और 9th, ये 12th नंबर का है, 11th नंबर का है और 9th नंबर का है। ठीक है, तो हमको ये सेटअप इजीली याद हो जाएगा कि सबसे पहले 12वें नंबर का है, फिर 11वें नंबर का है, फिर 9th का है। देन 9th से 10th के कन्वर्जन में यहाँ पे कौन कौन हेल्प किया, 8th वाला किया और साथ में एक 4th वाला भी है, तो 8 और 4 दोनों आएंगे। राइट नाउ, अब जो 10th वाला है, 10th वाला ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 10th एक्टिवेट में, और ये हेल्प करता है किसको, सेकेंड को एक्टिवेटेड करने के लिए, मतलब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को कन्वर्जन के लिए। राइट, इसलिए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, मेजरली सेकेंड। तो 10th के बाद सेकेंड, और सेकेंड के बाद यहाँ पे फर्स्ट आ गया। तो आपको एक सीरीज़ याद कर लेनी है, 12 11 9, फिर 8 और 10, फिर 2 और 1। ओके, और लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे कौन सा फैक्टर है, 13, तो ये 13 आ गया यहाँ पे। ग्रीन वाले क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है इन दोनों के बीच में, तो 5 4 और 13 यहाँ पे इंटरमीडिएट है। गॉट इट। वैसे हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सटेंसिव पाथवे की, जिसमें कि यहाँ है केवल 7th नंबर का, जो कि एक्टिवेट हो रहा है इस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। ओके, तो गैस ये कॉमन हम बात कर सकते हैं कि एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक और एक कॉमन पाथवे है, और ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे याद करने के लिए या समझने के लिए। ओके, तो गैस होप सो आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया हो। यदि कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।